हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के एपिसोड 5 को। तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि सूहो का सामना ब्रॉकी से होता है, जिसे इटारिम के एपोस्टल्स ने अपने कंट्रोल में करके रखा था, और उसे सूहो अपनी और बीस्ट मोनार्क के सक्सेसर की पावर्स को मर्ज करके हरा देता है। और अंत में बेरू ब्रॉकी के सिर को खाकर उसकी मेमोरीज देखता है, जिससे सूहो को पता चलता है कि इटारिम के एपोस्टल्स पृथ्वी पर आ चुके हैं और उनका कनेक्शन ग्रिम रीपर नाम के एक हंटर गिल्ड के साथ जुड़ा है। तो चलिए अब हम आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम ग्रिम रीपर गिल्ड का सीन देखते हैं, जहां हम इस गिल्ड के वॉइस सीईओ को देखते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि ए रैंक हंटर ली मिनसंग है। ये वही हंटर है जो ओरिजिनल टाइमलाइन में एक कोरियन एक्टर और ए रैंक हंटर था। आपको याद होगा जब ली मिनसंग मैजिक मेजरमेंट के लिए हंटर एसोसिएशन आया था, तब जिनवू की वजह से इसे किसी ने भाव नहीं दिया था। अब वापस स्टोरी पर आते हैं। यहाँ ली मिनसंग को तेग्यू का कॉल आता है, जो कि एक एस रैंक हंटर और इस गिल्ड का मास्टर है। वो ली मिनसंग को डांट लगाता है, क्योंकि उसे पता था कि हाइना गिल्ड के पीछे ली मिनसंग का ही हाथ है, और किसी की वजह से हाइना गिल्ड का सच दुनिया के सामने आ चुका है। वो उसे बताता है कि अगर हंटर एसोसिएशन को इसके बारे में पता चला तो हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन हमारी गिल्ड के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए मेरे वहां आने से पहले सारी चीजों को क्लियर कर दो। उसके कॉल कट करते ही ली मिनसंग गुस्सा होकर बोलता है कि वो अपनी बात कहने के तुरंत बाद फोन काटने की हिम्मत कैसे कर सकता है। वो पहले सिर्फ मेरा ड्राइवर था, लेकिन अब वो बहुत घमंडी हो गया है, क्योंकि वो एस रैंक हंटर है। वो गुस्से में अपनी टेबल तोड़ते हुए बोलता है कि वो आदमी जिसने ब्रॉकी को हराया और हाइना गिल्ड को खत्म कर दिया, उसके बारे में पता नहीं चल पाया। बचे हुए लोगों ने भी सिर्फ इतना बताया कि वह एक यंग हंटर था जिसने ब्लैक मास्क पहना हुआ था, लेकिन जिसके बारे में इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस पर मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल ये हंटर अवेकनिंग स्टिमुलेंट स्टारडस्ट है। नाम से ही पता लगता है कि इससे हंटर्स को अवेकन किया जा सकता है, मतलब कि ये हंटर्स को कुछ देर के लिए अपनी रैंक से ऊपर की रैंक तक का माना देता है। इसे देखते हुए मिनसंग बोलता है कि अगर ये बिजनेस अच्छा चला तो कोई भी मुझे नीचा नहीं दिखा पाएगा। इसका मतलब कि ली मिनसंग स्टारडस्ट का प्रोडक्शन करके उसे हंटर्स की दुनिया में सेल कर रहा है। इसके बाद हम शैडो वर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहां ग्रे गॉब्लिन्स को खत्म कर रहा था। उसे देखकर बेरू बोलता है कि तुम अच्छी फाइट कर रहे हो, जितना हो सके उतना स्ट्रांग होते जाओ ताकि तुम यंग मोनार्क को प्रोटेक्ट कर सको। इसीलिए जाओ और गॉब्लिन्स को जी भर के खाओ। तभी सिस्टम बताता है कि मॉन्स्टर हंटिंग से जो एक्सपीरियंस पॉइंट्स ग्रे को मिले हैं, उसके हाफ पॉइंट्स प्लेयर को शेयर कर दिए गए हैं। सूहो हैरान हो जाता है कि उसे ग्रे के भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे हैं। इस बारे में वो बेरू से पूछता है कि क्या पहले के सिस्टम में भी ऐसा कुछ था। तब बेरू बताता है कि मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन ये कुछ वैसा ही है। जब शैडो सोल्जर्स हंट करते थे तब उनके पॉइंट्स शैडो मोनार्क के पास जाते थे। सूहो बोलता है कि मुझे एक्सपीरियंस के सिर्फ हाफ पॉइंट्स ही मिलते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि मुझे एक्सपीरियंस अपने आप मिल जाता है। तब बेरू बोलता है तो फिर ग्रे के साथ हंट करते हैं। तभी सिस्टम सूहो को 100 से ज्यादा अलग अलग तरह के गोब्लिन्स को खत्म करने का मिशन देता है। ये देखकर बेरू बोलता है कि ऐसा लगता है कि सिस्टम चाहता है कि ये जगह परमानेंटली आपकी टेरिटरी बन जाए। इसके बाद सूहो बोलता है कि इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए मुझे इतनी बड़ी जगह में 100 से ज्यादा गोब्लिन्स को ढूंढना होगा। तभी सूहो इन्वेंट्री में गोब्लिन्स के हॉर्न को देखता है। सिस्टम बताता है कि इस हॉर्न का यूज गोब्लिन सेंचुरियन अपने सबॉर्डिनेट्स को बुलाने के लिए करते हैं, जिसके बाद सूहो आसपास के गोब्लिन्स को बुलाने के लिए भोंपू बजा देता है। हॉर्न की आवाज गूंजते ही यहाँ कई सारे गोब्लिन्स एक साथ आ जाते हैं और अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बेरू सूहो की तारीफ करता है कि इस स्मार्ट मूव से आपको उन्हें ढूंढना नहीं पड़ा। जिसके बाद सूहो रूलर्स अथॉरिटी का यूज करते हुए उन्हें मारना स्टार्ट करता है। कुछ ही गॉब्लिन्स को मारने के बाद सूहो उनसे बोर होने लगता है, क्योंकि उसे बहुत सारे गॉब्लिन्स को मारना था और हॉर्न की वजह से वो लगातार आते जा रहे थे और अब गॉब्लिन्स की पूरी आर्मी आ चुकी थी। इसीलिए सूहो कुछ और मरे हुए गॉब्लिन्स को भी शैडो सोल्जर बना लेता है। जिसके बाद फाइट एक बार फिर स्टार्ट हो जाती है और लंबी फाइट के बाद सूहो का क्वेस्ट पूरा हो जाता है। लगातार 3 घंटे फाइट करने की वजह से ग्रे का हाल कुछ ऐसा हो चुका था। क्वेस्ट पूरा होते ही रिवॉर्ड का अलर्ट आ जाता है। तभी सूहो कुछ नोटिस करता है और रिवॉर्ड एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ वो देखता है कि क्वेस्ट पूरा हो चुका है, लेकिन नंबर्स अभी भी बढ़ रहे हैं। मतलब कि क्वेस्ट में 100 गोब्लिन्स को मारना था, लेकिन सूहो 7 एक्स्ट्रा मार चुका है और सिस्टम एक्स्ट्रा वाले को भी काउंट कर रहा है। ये देखकर सूहो बोलता है कि अगर नंबर्स बढ़ रहे हैं तो कुछ छिपा हो सकता है। मुझे ये चांस जरूर लेना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि काउंटिंग कब बंद होगी। ये सुनकर ग्रे की फट जाती है, क्योंकि अब उसे पता नहीं कब तक लड़ते रहना होगा, और फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। और जल्द ही 100 की जगह अब 200 गोब्लिन्स मारे जा चुके थे। 10 की जगह 20 गोब्लिन कमांडर्स मारे गए और 1 की जगह 2 गोब्लिन सेंचुरियन भी मारे जा चुके थे। यहाँ सिस्टम बताता है कि क्वेस्ट पूरा हो गया है और सूहो के सामने रिवॉर्ड्स चेक का ऑप्शन आ जाता है। लगातार फाइट करते करते ग्रे की आत्मा तो उसकी बॉडी से ही निकलने वाली थी और यहाँ सूहो बोलता है कि लगता है सच में कुछ छिपा हुआ है। इसके बाद वो रिवॉर्ड को चेक करता है, जहाँ उसे 3 रिवॉर्ड मिलते हैं। फर्स्ट में स्टेटस रिकवरी था, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। फिर दूसरे को एक्सेप्ट करता है, जिसमें उसे एबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं, और तीसरे रिवॉर्ड के लिए सिस्टम उसे 2 ऑप्शन देता है। सूहो को रैंडम ब्लेसिंग बॉक्स और कर्स बॉक्स में से किसी एक को चूज करना था। बहुत देर सोचने के बाद सूहो रैंडम कर्स बॉक्स को चूज करता है, जिसमें से उसे एक पावरफुल गॉन्टलेट मिलता है। सिस्टम बताता है कि ये वल्कन्स
हॉर्न है। ये ब्रूटल गॉन्टलेट एवरिशियस डीमन के हॉर्न यानी कि सींग से बना हुआ है। ये इन्फर्नल एनर्जी से चलता है और ये अथॉरिटी वल्कन का कर्स है, एक शापित डिजायर जो डिस्ट्रक्शन और मॉन्स्टर्स की सोल्स को निगलने पर पावरफुल होता जाएगा। मतलब कि इसमें एक शापित ताकत छिपी हुई है जो एनिमीज की सोल को खाने पर पावरफुल होती जाएगी। ये गॉन्टलेट खुद भी विनाश चाहता है। ये सिर्फ एक वेपन नहीं बल्कि एक जिंदा कर्स की तरह है। सूहो सोचता है कि मैं हर बार शैडो सोल्जर नहीं बना सकता, इसीलिए मुझे ऐसा ही वेपन चाहिए था। सूहो उस गॉन्टलेट को पहन लेता है और सोचता है कि इससे फिजिकल डैमेज 30% तक बढ़ जाता है और जैसे जैसे मैं डीमंस को हंट करूंगा इसका डैमेज बढ़ता जाएगा। सूहो खुश होते हुए बोलता है कि अब बस मुझे डीमंस को हंट करके अपने वेपन को ग्रो करना है। ये सुनकर ग्रे की और भी फट जाती है। तभी सिस्टम बताता है कि आपके टीममेट में चेंजेस आए हैं। ग्रे का ट्रस्ट लेवल रिस्पेक्ट से अब डर में बदल गया है। बेरू बताता है कि यंग मोनार्क ग्रे कोई इन्फिनाइट स्टेमिना वाला शैडो सोल्जर नहीं है। अब बेचारे को कुछ समय के लिए रेस्ट दे दीजिए। तब सूहो माफी मांगकर बोलता है कि चलो फिर आज रेस्ट करते हैं, मुझे भी बाहर कुछ चीजें ढूंढनी है। जिसके बाद सूहो बेरू के साथ शैडो वर्ल्ड से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही सूहो बोलता है कि मुझे ग्रिम रीपर गिल्ड के इन्वेस्टिगेशन कहां से स्टार्ट करनी चाहिए। तभी सूहो को उसके टीचर लिम का मैसेज आता है और वो उससे हेल्प मांगता है। उसके मैसेज पर सूहो तुरंत सियोल स्टेशन फील्ड पर पहुंच जाता है जो एक डेंजर जोन है। लिम सूहो को यहाँ आने के लिए थैंक्स बोलता है। वो बताता है कि आज मुझे एक डंजन में जाना है लेकिन कलेक्टिंग टीम ने मुझे धोखा दे दिया और उनमें से कोई भी काम पर नहीं आया। लिम गुस्से में बोलता है वो सब कमीने जरूर कहीं एक साथ ड्रिंक कर रहे होंगे। तब सूहो बोलता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, प्लीज शांत हो जाइए। इसके बाद वो सूहो को कलेक्टिंग टीम के कपड़े देता है जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। लिम बताता है कि कलेक्टिंग टीम का काम माइनिंग टीम से ज्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए ये पहनना जरूरी है क्योंकि माइनिंग टीम हंट करने के काफी बाद काम करती है लेकिन कलेक्टिंग टीम को उन मॉन्स्टर्स की चीजें कलेक्ट करनी होती है जिसे स्ट्राइक स्क्वाड ने मारा है, इसीलिए उन्हें हंटर्स के पीछे ही चलना पड़ता है। जिसके बाद सूहो वो ड्रेस पहन लेता है। तभी वहां स्ट्राइक स्क्वाड के हंटर्स आ जाते हैं और पूछते हैं कि आज कलेक्टिंग टीम में इतने कम लोग क्यों हैं। लिम बताता है कि जो यहाँ आने वाले थे वो सब गायब हैं। तब ये हंटर बोलता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कैसी इररिस्पॉन्सिबल सिचुएशन है। इस डंजन की एंट्री टिकट के लिए हमने ग्रिम रीपर गिल्ड को बहुत पैसे दिए हैं, अगर तुम पीछे रह गए तो मैं हंटर एसोसिएशन में शिकायत करूंगा। तब लिम बोलता है कि हम हार्ड वर्क करेंगे, हम पर भरोसा करिए। वो हंटर वहां से गुस्सा करते हुए जाने लगता है। जिसके बाद लिम बोलता है कि वो मुझे इतना क्यों डांट रहा है, मैं तो कलेक्टिंग टीम का लीडर भी नहीं हूँ। लिम बोलता है कि सूहो प्लीज तुम हेल्प के लिए समन का यूज करना। सूहो देखता है कि इस टीम में अलग अलग तरह के हंटर्स हैं और जो अभी यहाँ चिल्ला रहा था वो शायद टीम लीडर होगा। हंटर्स के अंदर जाने के बाद सूहो और लिम भी उनके पीछे जाने लगते हैं। सूहो सोचता है कि मुझे यहाँ से कुछ बुरा होने की फीलिंग आ रही है। जिसके बाद हमें इस फील्ड डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ अननोन डीमंस मिस्ट बर्न के साथ कोई रिचुअल कर रहे थे और सूहो को इसी वजह से बुरी फीलिंग्स आ रही थी। अब हम देखते हैं कि सभी हंटर्स अंदर आ चुके हैं। अंदर आते ही उन्हें बहुत सारे लिजर्ड मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं और सभी हंटर्स तुरंत कॉम्बैट पोजीशन में आ जाते हैं। इस टीम का लीडर लिम और सूहो से बोलता है कि तुम लोग साथ ही रहना और जल्दी जल्दी उन्हें कलेक्ट करना। लिजर्ड्स को देखकर लिम की फटी हुई थी, जबकि सूहो सोचता है कि जब से मुझे वल्कन्स हॉर्न मिला है तब से मैं अलग अलग डीमंस पर इसका टेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे यह देखने का अच्छा मौका मिला है कि हंटर्स टीम में कैसे फाइट करते हैं। मैं सीखूंगा कि अलग अलग टाइप के हंटर्स एक साथ कैसे फाइट करते हैं। कुछ देर बाद ही हंटर्स लगभग सभी लिजार्ड्स को खत्म कर देते हैं और अब बारी थी कलेक्टिंग टीम की। इसीलिए सूहो अपने शैडो सोल्जर्स को समन करता है और अब वो 7 शैडो सोल्जर्स को अपने साथ रख सकता है। हंटर्स जब सभी लिजर्ड्स को खत्म कर देते हैं तब टीम लीडर बोलता है कि अगर हम और ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारना भी चाहें तो भी हमारी कलेक्टिंग टीम में केवल 2 मेंबर्स हैं, वो ज्यादा मॉन्स्टर्स की बॉडी को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। लीडर गुस्से में बोलता है कि जिस टीम को हमें सपोर्ट करना चाहिए वही हमें रोके हुए है, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है हैरान हो जाता है क्योंकि शैडो गॉब्लिन्स ने सभी मरे हुए लिजर्ड्स को उसकी सोच से पहले ही कलेक्ट कर लिया था। तभी वो लीडर चिल्लाते हुए सूहो से पूछता है कि क्या ये तुम्हारे समन है। सूहो उसे बता देता है, जबकि लिम सोचता है कि वह फिर से झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हंटर सूहो का हाथ पकड़ते हुए रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम हमारी टीम के एक्सक्लूसिव कलेक्शन टीम मेंबर बन जाओ, लेकिन सूहो उसे मना कर देता है। तब लीडर बोलता है कि हम तुम्हें मार्केट रेट से ज्यादा सैलरी देंगे। तभी एक हंटर आके लीडर को बताता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो बताता है कि हमें एक नॉर्मल इंसान की डेड बॉडी मिली है। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। बॉडी को देखकर लीडर सोचता है कि क्या ये सच में इंसान है। तब एक हंटर बताता है कि इसने एक्सेसरी पहनी हुई है, इसीलिए लगता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान ही होगा। लिम भी ये देखकर हैरान हो जाता है। सूहो को लगता है कि ये मिस्ट बर्न ही है। तब लीडर पूछता है कि क्या ये मिस्ट बर्न ब्लू फ्लेम वाले नए टाइप के डीमंस हैं। लिम हाँ बोलते हुए उसे यूनिवर्सिटी वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है। तभी हंटर्स को और भी इसी तरह के मरे हुए मिस्ट बर्न्स मिलने लगते हैं। जिसके बाद एक हंटर लीडर से पूछता है कि हमें हंटिंग रोककर हंटर एसोसिएशन को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तब लीडर सोचता है कि यह वाकई एक अजीब घटना है, लेकिन उन्होंने जो पहना है उस बेस पर वे निश्चित रूप से नॉर्मल इंसान हैं, कोई हंटर्स नहीं। इसीलिए हमारी टीम जिसमें C और D रैंक के अवेकन हंटर्स हैं, इस सिचुएशन को बिना किसी प्रॉब्लम के संभाल लेंगे। जिसके बाद वो सभी हंटर्स को आगे बढ़ने का
ऑर्डर देता है, लेकिन सूहो को ये सही नहीं लग रहा था, इसीलिए वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन लीडर बोलता है कि मैं इस स्ट्राइक टीम का कैप्टन हूँ, इसीलिए मैं ही तय करता हूँ कि हम क्या करेंगे। कलेक्शन टीम को कलेक्ट करते हुए केवल हमारे पीछे चलना है। लिम डरते हुए सूहो से पूछता है कि क्या हम फिर से मिस्ट बर्न्स का सामना करने वाले हैं। तब सूहो बोलता है कि आपके पास तो रनिंग स्किल है, अगर कुछ गलत हो तो तुरंत यहाँ से भाग जाना, क्योंकि हम नहीं जानते कि आगे किस तरह के खतरे हैं। स्ट्राइक स्क्वाड के हंटर्स अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमें फिर से उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई मिस्ट बर्न्स को 3 डीमंस ने बांध के लटकाया हुआ था। इनमें से एक डीमन बोलता है कि फ्लेम जितनी स्ट्रांग चाहिए उतनी स्ट्रांग नहीं है, आखिर फायरवुड की सप्लाई क्यों नहीं हो रही है। तब दूसरा बताता है कि हमारे सप्लाई ग्राउंड में कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए सप्लाई सही से नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि हमें उस इंसान से सप्लाई लेने का कोई नया तरीका पूछना पड़ेगा। तब तीसरा डीमन बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हाइना गिल्ड जो हमें फायरवुड की सप्लाई कर रहा था उसे समस्या का सामना करना पड़ा है। ऐसे में हमारे स्टारडस्ट का प्रोडक्शन दूसरी फैक्ट्रीज की तुलना में बहुत कम होगा। पिछले चैप्टर में आपने देखा था कि हाइना गिल्ड इंसानों को किडनैप कर रहा था और उसका कनेक्शन ली मिनसंग से था, और स्टार्टिंग में हमने ली मिनसंग के पास स्टार डस्ट को देखा है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ली मिनसंग के ऑर्डर पर हाइना गिल्ड जिंदा इंसानों को किडनैप करके इन डीमंस को दे रहा था, और ये डीमंस उन इंसानों को फायरवुड की तरह यूज करके स्टार डस्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब क्योंकि हाइना गिल्ड खत्म हो गया है और इन्हें जिंदा इंसानों की सप्लाई नहीं मिल रही है, इसीलिए ये डीमंस बोल रहे थे कि हमें ली मिनसंग से सप्लाई का दूसरा तरीका पूछना होगा। तभी इनमें से सबसे बड़े वाले डीमन को यहाँ हंटर्स की प्रेजेंस फील होती है। इससे ये खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें अभी फायरवुड की जरूरत थी। तब दूसरा डीमन बोलता है कि हमें उन्हें जिंदा पकड़ना है, जिसके बाद ये हंटर्स को पकड़ने के लिए जाने लगता है। इसके बाद हम हंटर्स का सीन देखते हैं जो लिजर्ड्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ अलग अलग तरह के स्टोन्स पाकर हंटर्स खुश थे कि वो इस बार अच्छी कमाई कर पाएंगे। इस जगह पर लीडर को स्टारडस्ट भी मिल चुका था, जिसे वो अपने पास रखने का डिसाइड करता है। वो स्टारडस्ट दिखाते हुए अपनी टीम से पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। दूसरा हंटर बोलता है कि यह एक माना एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेंट है जो हाल ही में हंटर वर्ल्ड में खूब बिक रहा है। तब लीडर बताता है कि यह सिर्फ 1 हफ्ते तक चलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इससे निचली रैंक वाले अवेकन हंटर्स की रैंक बढ़ जाती है, और अगर मैं इसे खाऊंगा तो मुझे भी सी रैंक या उससे ऊपर के रैंक का माना मिलेगा। यहाँ हम देखते हैं कि वो डीमन स्पीड से यहाँ पर आ रहा था। वो तुरंत लीडर के पीछे आ जाता है और उसे बुरी तरह डैमेज कर देता है। उसके हाथ से स्टार डस्ट छूट जाता है और बगल में खड़ा हंटर डरकर गिर जाता है। तब डीमन उससे बोलता है कि ये अभी जिंदा है। वो सब हैरान हो जाते हैं कि ये मॉन्स्टर बोल पा रहा है। इसके बाद ये डीमन यहाँ के सभी 10 हंटर्स को काउंट करने लगता है। वो बोलता है कि 10 लोगों की जरूरत नहीं है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग हंटर्स को खत्म कर दूंगा। इसके बाद ये डीमन अपने पास से स्टारडस्ट निकालता है और उसे खा लेता है। ये देखकर हंटर्स हैरान हो जाते हैं कि वो स्टारडस्ट का यूज कर रहा है। सभी हंटर्स तुरंत स्टारडस्ट के असर होने से पहले ही उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो डीमन अपनी पावर्स का यूज करते हुए हंटर्स को कुछ देर के लिए ब्लाइंड कर देता है, और वो उनमें से 3 हंटर्स को खत्म कर देता है और बाकी को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, जिसके बाद वो एक एक करके हंटर्स को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ अचानक सूहो के सामने क्वेस्ट अलर्ट आता है। सिस्टम बताता है कि पास में कुछ लोग हैं जिन्हें डीमन ने पकड़ लिया है, उनमें से ज्यादा लोगों को बचाओ। जितने लोग बचेंगे रिवॉर्ड उसी पर डिपेंड करेगा। सिस्टम बताता है कि आपको टोटल 7 लोगों को बचाना है। सूहो डीमन का नाम देखकर हैरान हो जाता है। वो तुरंत लिम से बोलता है कि हंटर्स के साथ कुछ हुआ है, तुरंत डंजन से बाहर निकलो। सूहो बोलता है कि गॉब्लिन्स तुम्हें एग्जिट गेट तक ले जाएंगे, जिसके बाद गॉब्लिन्स लिम को धक्का देने लगते हैं। तब लिम पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। सूहो बताता है कि मैं स्ट्राइक टीम को खोजने जा रहा हूँ। ये सुनकर लिम सोच में पड़ जाता है, फिर बोलता है कि मेरा जाना ही सही रहेगा, क्योंकि अगर मैं पीछे रहूंगा तो बस बीच में आऊंगा, इसीलिए बाहर निकलते ही मैं हंटर एसोसिएशन से हेल्प मांगूंगा। सूहो अब कलेक्शन वाली ड्रेस उतार देता है, जिसके बाद वो ग्रे को समन करता है और बीस्ट वाले फॉर्म में आ जाता है। इसके अलावा वो वल्कन गॉन्टलेट भी पहन लेता है और फुल स्पीड से स्ट्राइक स्क्वाड की तरफ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बड़ा वाला डीमन सभी जिंदा बचे हंटर्स को घसीटकर उस रूम की तरफ ले जाता है जहां पर स्टार डस्ट बनाने की प्रोसेस चल रही थी। वो डीमन सभी जिंदा हंटर्स को अब यहाँ पर ला चुका था। उसके आते ही यहाँ का एक डीमन बोलता है कि गेट जल्द ही खुल जाएगा और डीमंस को बुलाया जाएगा। यहाँ हम एक गेट को देखते हैं और इसी गेट से ये डीमंस को बुलाने की बात कर रहे हैं। दूसरा डीमन बोलता है कि मुझे खुशी है कि हमें फायरवुड मिल गया और इसके साथ ही अब हम बिना किसी प्रॉब्लम के स्टारडस्ट के इस बैच का प्रोडक्शन कर सकते हैं। वो बोलता है कि स्टारडस्ट बर्सर्क का वो पॉइजन है जिसे हमें मॉन्स्टर की सीक्रेट टेक्निक्स का यूज करके बनाना सिखाया गया था। बर्सर्क पॉइजन में किसी की भी पावर्स को बढ़ाने की एबिलिटी होती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये था कि ये यूजर की लाइफ फोर्स को खत्म कर देता था। लेकिन इटारिम के एपोस्टल ने इन्हें मिस्ट बर्न की फायर के साथ स्टारडस्ट बनाने की ये टेक्निक बताई है, जिससे ये डीमंस कम साइड इफेक्ट के साथ अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं। मतलब कि पहले इंसानों को फोर्सफुली मिस्ट बर्न वाली हेल फायर से जलाया जाता है, या बोलूं तो उन्हें इस फायर से इन्फेक्ट किया जाता है, जिनसे उन्हें इस प्रोसेस का फ्यूल मिलता है। फिर एक टाइम पर एक खास पॉइजन और डीमन क्लैंस का ब्लड मिलाने पर स्टार डस्ट बनता है।
इन डीमंस की आंखों पर भी हम इटारिम के एपोस्टल्स का मार्क देखते हैं, मतलब वो ब्रॉकी की तरह इन डीमंस को भी कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ली मिनसंग का कनेक्शन जरूर इटारिम के एपोस्टल्स के साथ है। खैर, ये हमें आगे अच्छे से जानने को मिलेगा। अब क्योंकि एपोस्टल्स ने इन डीमंस को ये प्रोसेस बताई है, इसीलिए ये डीमंस एपोस्टल्स को थैंक्स करते हैं कि उनकी वजह से कमजोर डीमंस को भी पावरफुल बनने का मौका मिल रहा है। तभी इनमें से एक डीमन को सूहो की प्रेजेंस फील होती है। दूसरा डीमन बोलता है कि क्या कोई हंटर बच गया है। तब ये डीमन बोलता है कि किसी नए हंटर के होने का हाई चांस है। तीनों डीमंस गेट की तरफ देख ही रहे थे कि तभी सूहो की किक से गेट उड़ जाता है। बड़ा वाला डीमन तुरंत गेट को हटाते हुए सूहो की तरफ बढ़ता है। वहाँ सूहो इन डीमंस को देखकर हैरान हो जाता है। इसके अलावा वो मिस्ट बर्न को देखकर सोचता है कि इन्होंने मिस्ट बर्न्स को बांध रखा है। क्या ये किसी तरह का रिचुअल है? सिस्टम बताता है कि सभी 7 सर्वाइवर्स अब तक सेफ हैं। जैसे ही डीमन की सोर्ड सूहो के गले तक पहुंचती है, सूहो पीछे झुक जाता है। सूहो पूछता है कि क्या वो तुम ही हो जिसने उन हंटर्स को मार डाला जिन्हें मैंने यहाँ आते समय देखा था। इसके बाद सूहो अपने गॉन्टलेट के साथ उसे खतरनाक पंच मार के उड़ा देता है। ये देखकर दोनों डीमंस हैरान होकर सोचते हैं कि हमें उसकी हेल्प करनी होगी। वो डीमन फिर से अटैक करने लगता है। तभी दूसरा डीमन भी सूहो पर अटैक कर देता है। सूहो उससे बचते हुए पीछे आता है, लेकिन तीसरा डीमन सूहो पर लाइटनिंग से अटैक कर देता है। इस अटैक से सूहो हिल भी नहीं पा रहा था और तीसरा डीमन अपनी सोर्ड लेकर सूहो की तरफ बढ़ रहा था। तभी सूहो अराइज बोलता है, जिसके बाद शैडो गोब्लिन्स तुरंत सामने वाले डीमन को पकड़ लेते हैं। शैडो सोल्जर्स को देखकर पीछे वाले डीमन की फट जाती है, क्योंकि उसे लगा कि ये शैडो मोनार्क है। लाइटनिंग अटैक रुकते ही सूहो उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। वो दूसरे डीमन को बताता है कि बॉस ये वही है। तब बॉस बोलता है कि जिस दिन डीमंस का विनाश हुआ था उस दिन हमने ऐसा ही कुछ देखा था। ये बिल्कुल शैडो मोनार्क की अथॉरिटी जैसा दिखता है, लेकिन ये शैडो मोनार्क से बहुत वीक है। इसीलिए अगर ये शैडो मोनार्क नहीं है तो हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। सूहो सोचता है कि अगर इनसे एक एक करके फाइट करूं तो ये ब्रॉकी से भी वीक हैं, लेकिन तीनों की टीम से एक साथ लड़ना भारी पड़ रहा है। दूसरी तरफ वो डीमन बार बार शैडो गॉब्लिन्स को खत्म कर रहा था। इसीलिए सूहो सोचता है कि शैडो सोल्जर्स को बार बार रिवाइव करने से मेरा माना खत्म हो रहा है। तभी सूहो को ब्रॉकी की याद आती है और हमें दिखाया जाता है कि बेरू ने उसकी मेमोरीज को देखने के लिए केवल उसके सिर को खाया था। बाकी बची हुई बॉडी को सूहो ने शैडो वर्ल्ड में रख लिया था, क्योंकि वो ब्रॉकी का यूज एक वॉरियर के रूप में करना चाहता था। और इसके लिए सूहो ने जब ग्रे से पूछा तो उसने परमिशन दे दी थी। अब हम देखते हैं कि सूहो शैडो वर्ल्ड का गेट खोलकर अराइज बोलता है। सूहो बोलता है कि ब्रॉकी, अगर तुम्हें अपने किए पर पछतावा है तो अब मैं तुम्हें लड़ने का मौका दूंगा, और अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो मुझे जवाब दो। जिसके बाद वो शैडो सोल्जर में बदलने लगता है। ब्रॉकी अब खतरनाक शैडो सोल्जर बनकर डीमंस के सामने आ जाता है। बाहर आते ही वो रोअर करने लगता है। ब्रॉकी को देखकर डीमंस समझ जाते हैं कि इसी इंसान ने ब्रॉकी को हराया था। इसके बाद सूहो बोलता है कि अब 3 डीमंस के सामने मैं, ग्रे और ब्रॉकी भी 3 हो चुके हैं। तभी बेरू बोलता है कि यंग मोनार्क मैं भी यहाँ हूँ। जिसके बाद तीनों डीमंस के साथ सूहो, ग्रे और ब्रॉकी की फाइट स्टार्ट हो जाती है और तभी यहाँ का गेट ब्रेक हो जाता है और यहाँ डीमन रेल्म का पोर्टल खुलता है। लेकिन इस गेट से कोई और डीमन नहीं बल्कि रेडरू क्लैन की डीमन प्रिंसेस एसिल की एंट्री होती है। यहाँ हो रही फाइट को देखकर वो हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे यहाँ किसने समन किया है। तभी वो शैडो सोल्जर्स को फाइट करते हुए देखकर हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ सूहो बड़े वाले डीमन से फाइट कर रहा था। तभी डीमन उस पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन सूहो उसकी सोर्ड को पकड़कर अपने पंच से उसका काम खत्म करने वाला था। लेकिन तभी लाइटनिंग वाला डीमन फिर से अटैक कर देता है, जिससे सूहो को पीछे हटना पड़ता है। सूहो सोचता है कि ये फिर से बीच में आ गया। इनकी टीम से निपटना मुश्किल हो रहा है। अगर ये फाइट लंबी चली तो ग्रे की वजह से मेरा माना खत्म हो जाएगा, और क्योंकि ब्रॉकी शैडो सोल्जर बनने के बाद वीक हो गया है, इसलिए वो उनमें से सिर्फ एक से ही निपट सकता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं उन दोनों को कुछ देर के लिए अलग कर सकूं, ताकि मैं उनसे एक एक करके फाइट कर सकूं? तभी एसिल बीच में आ जाती है और बोलती है कि मेरे सवाल का जवाब दो, संग जिन्वू कहाँ है? सूहो सोचता है कि ये घायल फीमेल नाइट कहाँ से आ गई जो मेरे डैड को ढूंढ रही है। तभी बेरू पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गई? बेरू की आवाज एसिल पहचान जाती है। वो तुरंत उसे पकड़कर बोलती है कि तुम्हारी बॉडी कहाँ गई बेरू? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। वो बेरू से पूछती है कि जिन्वू कहाँ है और तुम्हारे साथ में ये मेल ह्यूमन कौन है? तब बेरू बताता है कि ये लंबी कहानी है। तभी एसिल को देखकर एक डीमन बोलता है कि डीमन समन हुआ है। तब दूसरा बोलता है कि हाँ, लेकिन किसी वजह से लगता है वो हमारे ओपोनेंट्स को जानती है और अगर वो उनका साथ देगी तो हमें परेशानी होगी। यहाँ एसिल बोलती है कि मैं सोच ही रही थी कि यहाँ बेरू से मिलूंगी। मैं यहाँ आकर बच गई और अब राहत की सांस ले सकती हूँ। तब बेरू बोलता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। अपने पुनर्मिलन के विचारों को बाद के लिए बचाकर रखो और जब तुम यहाँ हो तो जाओ जाकर उन गधों का सामना करो। ये सुनकर एसिल चौंक जाती है। वहीं सूहो बेरू को इस तरह डांटते हुए देखकर हैरान हो जाता है। तभी डीमन बोलते हैं कि चलो पहले इस मॉन्स्टर को ही खत्म करते हैं, क्योंकि हमें स्टार पाउडर बनाने के लिए बस उसके खून की जरूरत है। सूहो सोचता है कि शायद इसे मैंने पहले कहीं देखा है। वो पूछता है कि तुम इंजर्ड लग रही हो तो क्या तुम उनका सामना अकेले कर पाओगी? तब बेरू बताता है कि लो रैंक के डीमन उसके सामने कुछ भी नहीं है। वह रेडरू क्लैन की सबसे बड़ी बेटी है। ये केवल ऐसा डीमन क्लैन है जिसे मेरे मोनार्क ने डीमन रियल्म के सभी
क्लैंस को डिस्ट्रॉय करते समय छोड़ दिया था। इंसानी लैंग्वेज में बोलूं तो वो एक ऐसी लेडी है जिसके पास एस रैंक हंटर के बराबर स्किल है। सूहो हैरान होते हुए सोचता है कि इसका मतलब एस रैंक की फाइट मुझे अपनी आंखों से देखने को मिलेगी, लेकिन डीमन के एक ही अटैक से एसिल गिर जाती है और ये देखकर बेरू और सूहो के पसीने आ जाते हैं। बेरू पूछता है कि तुम इतनी वीक क्यों हो और तुम्हारा माना अभी इतना कम क्यों है। तब एसिल बताती है कि 6 महीने पहले डीमन रेल्म के ज्यादातर डीमंस ने विद्रोह कर दिया था, इसीलिए वहां हमने जी जान से लड़ाई लड़ी, लेकिन हमारे क्लैन के लिए अकेले विद्रोह को खत्म करना नामुमकिन था। मैं सिर्फ एक रिलेटिव की वजह से बच पाई, लेकिन जब मैं भाग रही थी तो मेरा खून निकाल लिया गया और मेरी पावर्स चली गई। एसिल बेरू से पूछती है कि क्या तुम मुझे हील कर सकते हो। ये सुनते ही बेरू पीछे मुड़ जाता है और बोलता है कि मैं अपना माना वेस्ट नहीं करूंगा। एसिल की ये बात सुनकर डीमंस खुश हो जाते हैं कि वो रेडरू क्लैन की एक बची हुई मेंबर है। वो बोलते हैं कि ये हमारे लिए एक डीमन क्लैन का खून पीने और स्ट्रांग बनने का अच्छा मौका है। इसके बाद सूहो बोलता है कि अब मुझे उनमें से एक डीमन को अलग करना होगा। तब बेरू बताता है कि इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। वो बोलता है कि लगता है अब समय आ गया है कि मैं इस स्किल का यूज करूं जिसे मैंने माना पाने के बाद वापस पा लिया है। जिसके बाद बेरू एसिल पर क्रूएल कमांड स्किल का यूज करता है। इस स्किल से एसिल के स्टेट्स 50% तक बढ़ जाते हैं, लेकिन इस स्किल के साइड इफेक्ट से एसिल में मैडनेस का कर्स आ जाता है। इसके बाद बेरू बोलता है कि जाओ तुम यूजलेस डीमन वुमन और यंग मोनार्क की हेल्प करो। मैडनेस के कर्स की वजह से एसिल पागलों की तरह डीमंस पर टूट पड़ती है और अब एक डीमन के साथ ब्रॉकी और एक के साथ एसिल फाइट करने लगती है। तभी सोर्ड वाला डीमन पीछे से एसिल की गर्दन उड़ाने वाला था, लेकिन तभी बीच में सूहो आकर उस डीमन को पकड़कर दूर ले जाता है। सूहो जंप करके उसके ऊपर आता है और अपने एक ही अटैक से उस डीमन को बीच से काटकर खत्म कर देता है। उसके मरते ही सूहो का लेवल अप हो जाता है और वल्कन का गॉन्टलेट उस डीमन की सोल को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी फिजिकल डैमेज एबिलिटी 31% बढ़ जाती है। दूसरा डीमन सोचता है कि हमारा यंगेस्ट मारा गया, अब मुझे इस पागल वुमन से दूर होना पड़ेगा। तभी बेरू के क्रूअल कमांड की एनर्जी खत्म हो जाती है और इसका असर भी खत्म हो जाता है, जिससे एसिल तुरंत नीचे गिर जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो डीमन कुछ कर पाता, तभी सूहो पीछे से पकड़कर इस डीमन को भी खत्म कर देता है, जिसके बाद वल्कन गॉन्टलेट इस डीमन की सोल को भी अब्सॉर्ब कर लेता है। ये देखकर तीसरा डीमन सोचता है कि लगता है हम कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी एक रास्ता है। डीमन तुरंत ब्रॉकी को दूर करते हुए एसिल की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो डीमन क्लैन का ब्लड पीकर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ एसिल तक पहुंचता, सूहो उसके हाथ में पैर रखकर खड़ा हो जाता है। तभी पीछे से ब्रॉकी आ रहा होता है। सूहो बोलता है कि ब्रॉकी, इसे मेरे लिए भी कुछ बचा कर रखना, पूरा मत खा जाना। जिसके बाद ब्रॉकी उसका भी काम तमाम कर देता है। तभी एसिल को होश आता है। उसे देखकर बेरू पूछता है कि क्या तुम जिंदा हो। तब एसिल उसे मतलबी बोलती है और वो पूछती है कि वो इंसान कौन है जो शैडो मोनार्क के अलावा शैडो सोल्जर्स का यूज कर सकता है। तब बेरू बोलता है कि लॉयल्टी की कमी के चलते तुम उन्हें पहचान नहीं पा रही हो। अच्छे से याद करो, क्या तुम ऐसे किसी को नहीं जानती जिसके पास ऐसी एबिलिटी थी। तब ईसिल को याद आता है कि ये पक्का यंग मोनार्क हैं। लास्ट डीमन के मरते ही सूहो का लेवल अप हो जाता है और उसकी सोल को वल्कन का गॉन्टलेट अब्सॉर्ब कर लेता है। और क्योंकि अब सूहो 20 लेवल को पार कर चुका था, इसीलिए उसे शॉप सिस्टम मिल जाता है, जहां से वो अब परचेज कर सकता था। इसके बाद एसिल पूछती है कि क्या आप यंग मोनार्क हो। सूहो हैरान हो जाता है कि इसने मुझे यंग मोनार्क बुलाया। वो बोलती है कि मैं आपको पहचान नहीं पाई, क्योंकि आप बदल गए हो और अब आप बिल्कुल जिन्वू जैसे दिखते हो। लेकिन ये बोलते ही वो बेहोश हो जाती है। उसे इस तरह देखकर सूहो हैरान हो जाता है। तब बेरू बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये थकावट की वजह से बेहोश हो गई है, ये मरी नहीं है, इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सूहो बचे हुए हंटर्स को देखता है। सिस्टम रिवॉर्ड देते हुए बताता है कि सभी को बचाकर आपने क्वेस्ट को पूरा कर लिया है। सूहो रिवॉर्ड को चेक करता है, जहां उसे कुछ पॉइंट्स के साथ 700 गोल्ड दिया जाता है। शॉप विंडो में उसे कई तरह के पोशंस दिखाई देते हैं, जिसे वो गोल्ड से परचेज कर सकता है। जिसके बाद सिस्टम के शॉप से वो हीलिंग पोशन परचेज करता है और एसिल को पिला देता है, जिससे वो ठीक होने लगती है। ये देखकर बेरू बोलता है कि आपने इस यूजलेस डीमन पर कीमती सोने का यूज किया। यंग मोनार्क आप बहुत दयालु हैं। इसके बाद सूहो ब्रॉकी और ग्रे से बोलता है कि हम एसिल को यहाँ नहीं छोड़ सकते, इसीलिए अभी हम इसे शैडो डंजन में लेकर चलेंगे। और ब्रॉकी, तुम डीमंस की बॉडी को लेना मत भूलना। जिसके बाद ग्रे एसिल को लेकर और ब्रॉकी डीमंस की बॉडीज को लेकर दोनों शैडो वर्ल्ड में चले जाते हैं। बेरू पूछता है कि आप नहीं आ रहे हो। तब सूहो बताता है कि मुझे यहाँ कुछ काम है। इसके बाद सूहो डीमन की सोर्ड को उठाता है और बंधे हुए लोगों के पास जाता है। सूहो को ये पेनफुल लगता है, इसीलिए वो उनका दर्द खत्म करने के लिए स्ट्रॉम स्लैश का यूज करके सबको खत्म कर देता है और खुद भी शैडो वर्ल्ड में चला जाता है। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।